नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 16 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिस किसने नहीं देखे वो चैनल के प्ले लिस्ट में या फिर ऊपर के आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, मैक्स प्लांक ने, जे थॉमसन ने या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? तो जे थॉमसन ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। एक इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक विद्युत आवेश वह होता है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। ज्ञात घटकों या उप संरचना की कमी के कारण इलेक्ट्रॉन जो लेप्टॉन कण परिवार की पहली पीढ़ी का हिस्सा है को आमतौर पर प्राथमिक कण माना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक प्रोटॉन के 1/1836वां हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, बोलता कि हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो बताइए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एथेन, एथिलीन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो रसायन है वो एथिलीन होता है। अधिकांश फल एथिलीन नामक एक गैसीय यौगिक का उत्पादन करते हैं जो पकने की प्रक्रिया शुरू करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बोलता कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो बताइए, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से, फॉस्फोरस की कमी से या फिर जिंक की कमी से। तो देखिए, धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, धान के पौधे में जिंक की कमी यानी कि खैरा रोग होने पर इसकी पत्तियां जो है पहले हल्की पीली पड़ने लगती है और कुछ समय के बाद उनमें भूरे या लाल रंग के धब्बे बनने लगते हैं। इसके अलावा पौधों का विकास भी रुक जाता है तथा बाद में ये पत्तियां जो है वो सिकुड़ने व मुरझाने लगती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बोलता कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है। तो बताइए, सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? यूकेलिप्टस की, बांस की, बरगद की या फिर पीपल की। तो देखिए, सबसे अधिक वृद्धि जो है वो होता है किसका? बांस का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, यह पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा होता है। इसकी कुछ प्रजातियां एक दिन यानी कि 24 घंटे में 121 सेंटीमीटर यानी कि 47.6 इंच तक बढ़ जाती है। थोड़े समय के लिए ही सही, पर कभी कभी तो इसके बढ़ने की जो रफ्तार होता है वो 1 मीटर यानी कि 39 मीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाता है। इसका तना लंबा, पर्वसंधि युक्त, प्राय खोखला एवं शाखान्वित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बोलता कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइए, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है या घट जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चाल क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक अर्धचालक की विद्युत चालकता जो है वो तापमान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है और ऐसे अर्धचालकों में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अर्धचालक की चालकता सामग्री की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है प्रतिरोधकता कम होती जाती है और इसीलिए अर्धचालकों की चालकता भी क्या होता है? बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोलता कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था। तो बताइए, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने, हरगोविंद खुराना ने, वाटसन एवं क्रिक ने या फिर पॉल जॉन ने। तो देखिए, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण जो है सबसे पहले किया था किसने? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ना कि सिर्फ रेलवे के लिए बल्कि एसएससी, बाकी कोई भी स्टेट एग्जाम हो जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछता हो वहां पर भी ये काम आएगा। तो इसलिए हर कोई इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए क्या है कि 1972 में हरगोविंद खुराना और उनके सहयोगियों के द्वारा पहले
पूर्ण जीन एक यीस्ट tRNA के संश्लेषण का प्रदर्शन किया गया था। कृत्रिम जीन संश्लेषण प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन बनाने के लिए एक कृत्रिम जीव विज्ञान विधि होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बोलता है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो बताइए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या फिर दलहन उत्पादन से। तो देखिए गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? झींगा उत्पादन से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए झींगा का मतलब होता है मछली, ठीक है, तो मछली उत्पादन हो जाएगा इसका, क्योंकि झींगा लिखा रहता है लेकिन झींगा का मतलब क्या होता है? मछली ही होता है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक थे, ये याद रखिएगा कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे? तो दुर्गेश पटेल थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उन्हें गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गुलाबी क्रांति नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और मांस उत्पादन की मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार से संबंधित होता है। भारत पशुधन उत्पादन, खेती और मांस प्रसंस्करण में उच्च स्थान पर है, लेकिन उचित प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ दृष्टिकोण की कमी के कारण उद्योग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बोलता है कि मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। तो बताइए मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का, समुद्री जीवों का, फूलों से का या फिर मधुमक्खियों का। तो देखिए मेरीकल्चर में उत्पादन किया जाता है किसका? तो समुद्री जीवों का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए मेरीकल्चर जिसे कभी कभी समुद्री खेती या समुद्री जल कृषि भी कहा जाता है। जल कृषि की एक विशेषता यानी कि शाखा क्या है? जिसमें मीठे पानी की जल कृषि शामिल होता है, जिसमें भोजन और अन्य पशु उत्पादों के लिए समुद्री जीवों की खेती शामिल होता है। खुले महासागर यानी कि ऑफशोर मेरीकल्चर की संलग्न हिस्सों में मछली फार्म बनाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोलता है कि टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है। तो बताइए जो टॉर्च होता है उसमें जो सेल लगा रहता है, बैटरी जो लगा रहता है, वो किस समूह में रहता है? समांतर क्रम समूह में, श्रेणी क्रम समूह में, मिश्रित समूह में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टॉर्च में जो सेल लगा रहता है, जो टॉर्च में बैटरी लगा रहता है, वो रहता है श्रेणी क्रम समूह में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक करके सब कुछ जानते हैं। देखिए जब विद्युत के 2 या अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए क्या है कि जब विद्युत के 2 या अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित होने लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। या फिर और क्या कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयव में प्रत्येक क्षण एक समान धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। अतः श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो देखिए श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला क्या था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित सवाल भी आता है एग्जाम में, ठीक है। इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं समांतर क्रम के बारे में। देखिए समांतर समूह में सभी एनोड जो है वो एक बिंदु पर जुड़े होते हैं और अन्य बिंदुओं पर सभी कैथोड एक साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए जब सेल समांतर में जुड़े होते हैं तो वोल्टेज समान रहता है और आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, इसलिए धारा भी क्या होता है? बढ़ने लगता है। उसके बाद देखिए कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध R का जो मान होगा वो क्या होगा? 1/R बराबर क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह चलते रहेगा, ठीक है। 100 तो ये याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला और समांतर क्रम का फॉर्मूला, ठीक है, इससे संबंधित जो सवाल होता है एग्जाम में पूछ देता है, तो इसलिए फॉर्मूला दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोलता है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित होता है। तो बताइए टिक्का रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है? सरसों से, धान से, बाजरा से या फिर मूंगफली से। तो देखिए टिक्का रोग जो है वो संबंधित है किससे? मूंगफली से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मूंगफली का टिक्का रोग जनक कवक सर्कोस्पोरा पर्सोनाटाम और सर्कोस्पोरा एर्चाडिकोला के कारण होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब नाम है, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटम और सर्कोस्पोरा एरिचाडिकोला, ठीक है। इसे लीफ स्पॉट रोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, बोलता है कि सिनेबार किसका खनिज है, यानी कि अयस्क है। तो बताइए सिनेबार किसका खनिज है? एल्युमिनियम का, तांबा का, सीसा का या फिर पारा का। तो देखिए सिनेबार जो है वो खनिज है किसका? तो पारा का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिनेबार जिसे पारा सल्फाइड HGS भी कहा जाता है, पारा का प्रमुख अयस्क खनिज है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, बोलता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बताइए डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज के नियम पर, वाम हस्त नियम पर, दक्षिण हस्त नियम पर या फिर विद्युत चुंबक प्रेरण पर। तो देखिए डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबक प्रेरण पर कार्य करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली
और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। डायनेमो में एक स्थिर संरचना होती है जिसे स्टेटर कहा जाता है, जो एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध कराती है। उसके बाद इसीलिए जनरेटर या डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, बोलता है कि बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो बताइए बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर मैग्नीशियम आयोडाइड। तो देखिए बादलों पर जो है वो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कृत्रिम बारिश पैदा करने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र जो है याद रखिएगा AgI, क्या है AgI, सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन सबसे कठोर है। तो बताइए कौन सबसे कठोर है, प्लेटिनम, टंगस्टन, हीरा या फिर कांच। तो देखिए सबसे कठोर आपका हो जाएगा हीरा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हीरा में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए यह बहुत कठोर होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग कई उद्योगों तथा आभूषणों में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोलता है कि पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो बताइए पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। जाइलम के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पत्तियों में बना खाद्य जो है वो पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है किसके द्वारा, तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जाइलम संवहनी पौधों में पानी में घुलनशील पोषक तत्वों का परिवहन और भंडारण करता है। फ्लोएम पौधों में शर्करा, प्रोटीन और अन्य कार्बनिक अणुओं के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम कोशिकाओं की कठोरता के कारण संवहनी पौधे अन्य पौधों की तुलना में अधिक बढ़ने में सक्षम होते हैं, जो पौधों को सहारा देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, बोलता है कि प्रोटीन के विघटन के द्वारा किसका निर्माण होता है। तो बताइए प्रोटीन के विघटन के द्वारा किसका निर्माण होता है। वसीय अम्ल का, ग्लूकोज का, एंजाइम का या फिर अमीनो अम्ल का। तो देखिए प्रोटीन के विघटन में जो है वो अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक अमीनो समूह और एक अम्लीय समूह एक ही कार्बन के प्रतिस्थापन के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल में अमीनो और कार्बोक्सिल कार्यात्मक समूह होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं का निर्माण खंड होते हैं। उसके बाद जानिए कि प्रोटीन बनाने वाले जो 20 अमीनो एसिड में से 9 आवश्यक अमीनो एसिड है और अन्य जो है वो गैर आवश्यक अमीनो एसिड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बोलता है कि शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो बताइए शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, लिमोफाइट या फिर जेरोफाइट। तो देखिए शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। ये पौधे की एक प्रजाति जिसमें कम तरल पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन होता है। जेरोफाइट्स के उदाहरणों में जैसे कि कैक्टी हो गया, अनानास हो गया और कुछ जिम्नोस्पर्म पौधे शामिल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर प्रकाश। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। श्वसन में इसके विपरीत ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोलता है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो बताइए आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। स्टार्च, लाइसोसोम, ग्लूकोज या फिर कॉपर सल्फेट। तो देखिए आंसुओं में रहता है लाइसोसोम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव के आंसुओं में लाइसोजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। या जानवरों के द्वारा उत्पादित एक रोगाणुरोधी एंजाइम होते हैं जो सहज रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होता है। आंसू जो है या फिर आंसू हो गया, पसीना, लार, मानव दूध और बलगम सहित स्राव में लाइसोजाइम प्रचुर मात्रा में होता है। उसके बाद इस सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, बोलता है कि गेहूं का खाया जाने वाला भाग क्या है। तो बताइए गेहूं का खाया जाने वाला भाग क्या है। फल भित्ति, भ्रूणपोष, केवल बीज या फिर पूरा फल। तो देखिए गेहूं का खाया जाने वाला जो भाग है वो है भ्रूणपोष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, गेहूं का खाया जाने वाला भाग भ्रूणपोष और भ्रूण होता है। इसे समझाने के लिए कुछ बिंदु नीचे दिए गए हैं। भ्रूणपोष और भ्रूण बीज के भाग होते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान बीज आवरण और पेरिकार्प को हटा दिया जाता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।